हम पढ़ रहे थे बच्चों केवीएस और एचपीएससी स्क्रीनिंग के लिए पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। उसमें हमने जो बेसिक कंसेप्ट वाला जो चैप्टर था हम वो हमने मोल कंसेप्ट उसमें पढ़ा था और हम आगे उसमें न्यूमेरिकल करते जाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं आज, पॉलीमर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा बच्चों, कुछ टॉपिक तो हैं मतलब जो कंप्लीट है, आपको पता है जो ट्वेल्थ में आता है वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडिशन मतलब जो टॉपिक हैं जो अपने या बीएससी में आते हैं, एमएससी में आते हैं, नेट के उसमें आते हैं, वो टॉपिक भी हमें यहाँ देखने हैं। वैसे तो जो हमने पढ़ा था कहाँ पे, तब हम स्टेट के लिए पढ़ रहे थे, वहां पे हमने पॉलीमर चैप्टर को पढ़ लिया था। ठीक है, तो आप अच्छे से मतलब उस चीज को देखेंगे। यहाँ पे भी मैं एक बार, ये नहीं है कि मैं वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको पढ़ नहीं रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, पर एडिशन में जो हमारे काम का उसको आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि वो भी मतलब उन्होंने एडिशन में टॉपिक डाल रखे हैं कि भाई ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो बहुत ध्यान से आप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, पॉलीमर आपको सबको पता है कि भाई मोनोमर को, तब एक यूनिट को, तब आप बहुत सारी उसमें क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं किस्म से, तो आप उनको क्या बोल देते हो, पॉलीमर बोल देते हो। ठीक है, इस प्रोसेस को पूरे को क्या बोल देते हो कि तब आप क्या करते हो, फॉर्मेशन करते हो मोनोमर को रिपीट कर करके, तो उसको बोल देते हो आप पॉलीमराइजेशन। ठीक है, फिर बात आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन की, जिसमें आप बोलते हो कि भाई कुछ होते हैं नेचुरल पॉलीमर जिसको बोलते हैं, जो कि हमें किससे मिलते हैं, प्लांट्स या एनिमल से हमें मिलते हैं। जिसमें आपके पास कौन कौन आ जाता है बच्चों, ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है आपसे कि एक तो आपके पास, एक मिनट बच्चों, क्या आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, उसमें सेलुलोज आ जाता है, स्टार्च आ जाता है, या फिर रेजिन और रबर आ जाते हैं। एक चीज यहाँ पे आप कैटेगरी मतलब बना लेंगे, जो आप मतलब मैंने बोला प्रोटीन को, ग्लूकोज को, स्टार्च को, ये आपके पास कैसे हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, जिसमें आप ग्लाइकोजन भी बोल सकते हो। वो भी नेचुरल है, क्या है, ग्लाइकोजन। बात समझ में आई, ग्लाइकोजन भी एक क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, और ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो जाएगा। इनमें नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है, रबर और रेजिन। ये रबर और रेजिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं। ठीक है, ये क्या थे, बायोडिग्रेडेबल थे, और रेजिन और रबर नेचुरल पॉलीमर तो हैं पर नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेचुरल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और आपको पता लग गया होगा ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन ये कैसे हैं, बायोडिग्रेडेबल। फिर आ जाता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जो आपको पता होगा कि भाई ये किस में आ जाते हैं आपके पास, कि मतलब आपके पास दो चीजें मिलेंगी, एक तो जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो, और साथ में जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है, दोनों को मिला करके जो बन जाता है वो हो जाता है सेमी सिंथेटिक, जिसमें सेलुलोज के डेरिवेटिव होते हैं बच्चों, और एक वल्कनाइज्ड रबर होती है। क्या है, वल्कनाइज्ड जो रबर होती है वो भी सेमी सिंथेटिक का एग्जाम्पल होती है, जिसमें आप नेचुरल रबर में सल्फर को डाल देते हैं, तो क्या हो गया, एक तो नेचुरल हो गया, एक आपने एडिशन में सल्फर डाला, तो वो भी सेमी सिंथेटिक में आ गया। तो जो भी सेलुलोज के क्या है बच्चों डेरिवेटिव हैं, वो किस में आ जाते हैं, आपके सेमी सिंथेटिक में। कौन है, एक तो सेलुलोज एसीटेट जिसको रेयोन बोला गया है, क्या है, सेलुलोज एसीटेट जिसको क्या बोला गया है बच्चों, रेयोन। ठीक है, फिर है आपके पास सेलुलोज नाइट्रेट, ये क्या आपके पास हो जाते हैं सारे, ये आ जाते हैं आपके पास सेमी सिंथेटिक में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सबको। फिर है आपके पास सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि मैन मेड है, जैसे आपके पास पॉलिथीन हो गया, बूना एस हो गया, नाइलॉन 66 हो गया, या नियोप्रेन हो गया है। ठीक है ना, नियोप्रेन आप जानते हैं किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं जो अपनी सिंथेटिक रबर होती है उसको आप नियोप्रिन बोलते हो। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों। फिर आपके पास जो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म के बेसिस पे, कि जो भी आपके पास क्या आ जाते हैं बच्चों, पॉलीमर आ जाते हैं, उसमें किस किस तरीके की एडिशन या कैसे उनको बनाया जाता है। तो तब भी आप क्या करते हैं, आपके पास जो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, पॉलीमर जो होते हैं, आप मान लीजिए सिंपल इथीन को आप बोल रहे हो, इथीन को क्या है, ये आपके पास है, और ये फ्री रेडिकल से मतलब, क्योंकि तब भी आप एडिशन की बात करते हैं, एडिशन मतलब दो आपने कोई भी रिएक्टेंट लिए, ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, तो वो उसमें आप क्या कर रहे हैं, एडिशन प्रोडक्ट है। फिर उसमें एक नया मतलब दो प्रोसेसेस हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, यही तो है, पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे आप जो पॉलीमर्स हैं उनको कैटेगराइज कर रहे हैं, तो एक तो हो जाएगा एडिशन पॉलीमर्स, और एक हो जाएंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, इसमें समझ में आया। इसमें आप रिपीटेड क्या करते जाते हैं, मोनोमर को ऐड करते जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम टाइम आप क्या देखोगे, जो भी मॉलिक्यूल या जो भी रिएक्टेंट होगा उसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमने इसका एग्जाम्पल लिया कि भाई ये आपके पास है जिसमें आपने इथीन लिया है और यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमें देखने को मिलेगा। पहली बात तो कौन सा बच्चों? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई? ठीक है, ये ऐसे फिजन हुआ है। होमोलिटिक जो होता है कि भाई ये है CH2, एक मिनट बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड है CH2, ये सिंगल बॉन्ड, और ये CH2, यहाँ पे भी रेडिकल है और यहाँ पे भी रेडिकल है। क्योंकि इस प्रोसेस को, ठीक है, एक यहाँ पे जो इनिशिएटिंग स्टेप होगा, इसमें क्या डालते हैं आप? सबसे पहले तो एक इनिशिएटर डालते हो जो कि इस स्टेप को क्या करेगा? इनिशिएट करेगा, जिसमें कौन है? पेरोक्साइड लिए जाते हैं एज अ इनिशिएटर। कौन है बच्चों? बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे हम लेंगे। ठीक है, जैसे हमने उसको एक नाम दे दिया भाई इनिशिएटर, मतलब आई लिख दिया गया है। ठीक है, तो वो आई यहाँ पे आएगा, वो ये प्रोसेस करा रहा है, तो वो भी किस फॉर्म में होगा? रेडिकल फॉर्म में होगा। तो एक रेडिकल इस दूसरे रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पे आई जुड़ जाएगा। फिर अगले स्टेप में जो आप कौन सा स्टेप बोलते हो? प्रोपेगेटिंग स्टेप बोलते हो, उसमें ये आगे चलता जाएगा क्योंकि दूसरा रेडिकल भी तो होगा ना। मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर आप ऐसे बनाते रहते हो ना कि भाई यहाँ पे n टाइम्स की कितनी भी बॉन्डिंग बन सकती हैं, n टाइम्स आप यहाँ पे लिख देते हो, तभी तो आप उसको क्या बोल रहे हो? पॉलीमर बोल रहे हो। तो इनिशिएटर का काम कौन करते हैं बच्चों? जो भी आपके पास क्या है, मोस्टली जो पेरोक्साइड है वो यहाँ पे एज अ इनिशिएटर काम करते हैं। और ये किस में देखने को मिलेगा? या तो डबल बॉन्ड होगा रिएक्टेंट में, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तभी आप जो एडिशन पॉलीमर है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये बात ध्यान से सुनो, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। एडिशन पॉलीमर जिसको चेन ग्रोथ भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों? ध्यान से लिखो इसको, चेन ग्रोथ। ये किसका नाम है? ये किसका नाम है? ये एडिशन जो पॉलीमर आप पढ़ रहे हो, ये उसमें उसका नाम है ये चेन ग्रोथ। चेन ग्रोथ है एडिशन पॉलीमर का, एपी का नाम है चेन ग्रोथ। ठीक है, एडिशन पॉलीमर में, एडिशनल जो पॉलीमर है इसमें दो तरीके की कैटेगरी है। एक होता है बच्चों होमोपॉलीमर, ध्यान से सुनना। कौन सा होता है? एक तो आप बोलोगे होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब पता है क्या होता है? जहाँ सेम रिएक्टेंट है, मतलब मैंने इथीन को इथीन के साथ ही जोड़ा है, एक यूनिट से एक पॉलीमर बन जाएगा, तो वो होमोपॉलीमर है कि भाई इसकी सारी यूनिट सेम है। बात समझ में आई? वहां सारी यूनिट क्या है? सेम है, तो इसको आप बोल देते हो क्या? होमोपॉलीमर। एडिशनल में ही क्या हो सकता है फिर आपके पास? एडिशनल में ही हो सकता है कोपॉलीमर। ठीक है, बात समझ में आई क्या बोला जा रहा है? वहां पे क्या हो सकता है बच्चों? कोपॉलीमर हो सकता है। ठीक है, जैसे उसमें एक, क्योंकि एक होता है होमोपॉलीमर, एक होता है बच्चों कोपॉलीमर। पॉलीमर दोनों में डिफरेंस समझना। होमो में सेम यूनिट, जैसे मैंने अभी किसका एग्जांपल लिया भाई? पॉलीथीन है या पॉलीस्टाइरीन है या फिर पीवीसी है, टेफ्लॉन है। एक आप पढ़ते हो ना पॉली एक्रोनाइट्राइल, इसका नाम भी ध्यान रखना। PAN बोलते हो ना, पॉली एक्रोनाइट्राइल, पॉली एक्रोनाइट्राइल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको आप एक नाम से और जानते हैं, किससे? ओरलोन से। ठीक है, PAN को ओरलोन बोला जाता है। एक नाम और भी है, एक्राइलन। ठीक है, एक्राइलन। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही है, मतलब PN हो, ओरलोन हो, या फिर ये एक्राइलन हो। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखने वाले हैं। ये वाला तो AN तो भाई इसमें आ ही रहा है, ये ओरलोन है, तो ये चीज आप ध्यान रखने वाले हैं। या फिर उसमें टेफ्लॉन है, जैसे आपको पता होगा CF2, ये डबल बॉन्ड CF2, ये क्या है बच्चों? इसको अगर आप क्या कर देते हैं, इसका पॉलीमर बना देते हैं ये ऐसे, तो इसको आप क्या बोल देते हो भाई? टेफ्लॉन बोल देते हो। तो ये एक होमोपॉलीमर है। एडिशनल पॉलीमर में ये आता है, क्योंकि एडिशन में क्या है भाई? डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा और वहां पे सिंपल यूनिट, मतलब एक ही यूनिट होगी, कोई और तो नहीं आया ना। मैंने सिर्फ इस पार्ट को लिया, सिर्फ इस पार्ट को लिया ना हमने, और तो कुछ उठा के नहीं लाए, तो एक ही यूनिट है। जैसे इथीन वाले में सिर्फ इथीन था और तो कुछ आया नहीं था, तो ये होमोपॉलीमर है। एडिशनल में ही कोपॉलीमर भी हो सकता है, जैसे बुना एस है। बुना एस में कौन हो जाएगा? ब्यूटाडाइन, क्योंकि बुना एस, दो चीजें आ रही हैं। बुना क्योंकि ब्यूटाडाइन से आया है, Na क्योंकि सोडियम की प्रेजेंस में होता है, एस का मतलब स्टाइरीन होता है, दो यूनिट हैं। ठीक है, तो एडिशनल पॉलीमर में होमोपॉलीमर भी होते हैं, कोपॉलीमर भी होते हैं।
मेरी बात समझ में आ गई? एक कैटेगरी थी भई, एक एडिशनल पॉलीमर होता है और एक अपने पास कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, 2 हमने कैटेगरी बना ली, ठीक है? देखो यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास एक होता है एडिशनल पॉलीमर, एक होता है मतलब एडिशनल जो पूरा प्रोसेस होता है, और एक कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है? एडिशन वाले में एक होमोपॉलीमर भी मिलेगा और आपको कोपॉलीमर भी मिलेंगे। सेम कंडेंसेशन वाले में मिलेंगे, होमोपॉलीमर भी मिलेगा और कोपॉलीमर भी मिलेगा। होमोपॉलीमर का अभी एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया था, बहुत सारे दिए थे कि पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन होगा, पॉलीस्टायरीन हो गया, पीवीसी हो गया, नेचुरल रबर हो गया या सिंथेटिक रबर हो गया है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? फिर मैंने कोपॉलीमर में, इस वाली कैटेगरी में कोपॉलीमर का एग्जांपल किसको दिया है बच्चों? बूना एस और बूना एन को। ये ब्यूटाडाइन और यहाँ पे एक्रोनाइट्राइल आ जाता है, ये जो एन आया है उसके नाम पे, ठीक है? अब कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर होता है तब आप दो चीजों को जोड़ो ना बच्चों, अलग अलग मतलब यूनिट हो या सेम भी हो सकती हैं, तो वहां पे एक एडिशनल प्रोडक्ट निकलता है, छोटा मोटा जैसे CO2 बाहर निकल गई, पानी बाहर निकल गया, ये छोटी मोटी चीजें बाहर निकल जाती हैं, वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर वो है जैसे एडिशनल में कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता है, वो सिर्फ जुड़ता रहता है, एडिशन में सिर्फ जुड़ता है। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है कि एक बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, तब भी आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं तो एक प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। अब को कंडेंसेशन पॉलीमर में भी दो कैटेगरी है, एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर, ठीक है? अब यहाँ पे कौन कौन कोपॉलीमर, जैसे नायलॉन, अब ये पढ़ेंगे सारे, अभी वैसे नाम सुनो। जैसे आप, और आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि हमने आपने एस्टेट के लिए पढ़ा होगा तो आप सब कुछ याद भी होगा। तो उसमें क्या पढ़ा था आपने? नायलॉन 6 टेरिलीन, जिसको डेक्रोन के नाम से भी जानते हैं, टेरिलीन क्या है, डेक्रोन भी बोला जाता है, ग्लाइप्टल, बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे क्या हैं? कोपॉलीमर। अच्छा बात ये है, क्या कंडेंसेशन पॉलीमर में कोई होमोपॉलीमर भी होता है बच्चों, नायलॉन 6, जिसमें कैप्रोलैक्टम आप पढ़ते हो, जो कैप्रोलैक्टम तब मतलब उसको हीट, थोड़ा बहुत पानी वहां से बाहर निकलता है और पानी के प्रेजेंस में मतलब वो रिएक्शन चल रही है, तो उसको आप बोलते हो होमोपॉलीमर, ठीक है? और ये कौन है? नायलॉन 6 एग्जाम्पल है। कंडेंसेशन पॉलीमर में होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है नायलॉन 6। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बोलो बात आपको समझ में आई या नहीं आई? शायद सारी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, है ना? बहुत अच्छे। अब हम समझ क्या रहे थे उसको अभी कंप्लीट करते हैं। बात हमारी चल रही थी कि भाई अब पॉलीमराइजेशन होगा कैसे, जो हम एडिशन के लिए पढ़ रहे थे कि भाई एक तो इनिशिएटर होगा जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड की बात चल रही है। क्या होगा? बेंजोइल पेरोक्साइड होगा। बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल आपको लिखना है और पेरोक्साइड ये C6, आप इसको PH भी लिख सकते हो, ये CO पेरोक्साइड है तो ये बॉन्डिंग तो आपको मिलने ही वाली, O बॉन्डिंग, फिर यहाँ पे भी CO और ये PH, यहाँ पे ये चीज ब्रेक डाउन हो जाती है। अब इस पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, PH CO और ये ऑक्सीजन, ये रेडिकल, इसको 2 लिख दो क्योंकि 2 बने हैं, ठीक है ना? फिर यहाँ पे होता क्या बच्चों, ये CO2 यहाँ से बाहर निकल जाती है क्योंकि ये भी रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस कार्बन का रेडिकल, ऑक्सीजन का रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड, CO2 बाहर चला जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ये PH रेडिकल, ठीक है? अब ये क्या करता है? ये इनिशिएट करता है, जैसे ये इथीन लिया, यहाँ पे ये रेडिकल बनेगा, इस रेडिकल से ये वाला रेडिकल बॉन्ड बना लेगा और ये देखो ये बन गया, सिर्फ ये रेडिकल बच गया है। ये चेन इनिशिएशन स्टेप है। कौन सा है? चेन इनिशिएशन। फिर है प्रोपेगेटिंग स्टेप, प्रोपेगेशन होती है। क्या होती है बच्चों? प्रोपेगेशन होती है। प्रोपेगेशन फिर से एक यूनिट आ जाएगी, इसमें यहाँ पे रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ये देखो फिर से एक रेडिकल आ गया। फिर हम क्या दिखा देते हैं भाई, ये एन टाइम्स जाएगा। क्या जाएगा? ये एन टाइम्स, क्योंकि पॉलीमर बना रहे हैं हम। फिर बात आ जाती है बच्चों टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन कैसे हो सकती है? टर्मिनेशन कैसे हो सकती है कि भाई ये रेडिकल और ऐसा ही एक और, एक तो ये यूनिट और ऐसी एक और यूनिट आपस में आके अगर टकरा जाती हैं तो चेन क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे एक यूनिट ये, एक यूनिट ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेगा तो क्या हो जाएगी? चेन टर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है? बोलो बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने आपको समझा दिया। एडिशन पॉलीमर में होमोपॉलीमर भी आते हैं, कोपॉलीमर भी आते हैं।
ठीक है, फिर बात है पॉलीथीन की। पॉलीथीन जैसे 2 तरीके की होती है, एक एलडीपी होती है और एक क्या होती है, एचडीपी होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी में क्या है बच्चों, ये इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे है कि जो और है एडिशनल पॉलीमर, ये आपको पता ही है, ये आपको दिख भी रहा है। अब लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है ब्रांच्ड पॉलीमर। कैसा होता है बच्चों, ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, क्योंकि एक जैसे मान लो ये लाइन थी, ये अलग है, जुड़ी नहीं हुई आपस में, ध्यान रखिएगा। ये देखो, ये लाइन है, ये अलग से एक लीनियर लाइन है, यहाँ पे ब्रांचिंग निकली हुई है। क्या है, इनकी ब्रांचिंग पर जुड़ी नहीं हुई है। ठीक है, ये क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता भी रखा है कि कैसे होती है ये पॉलीमराइजेशन मतलब करनी पड़ती है किस पे, इथीन की हाई प्रेशर होना चाहिए, मतलब 1000 से 2000 की एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऐसा मतलब क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 350 से 570 केल्विन के आसपास होना चाहिए। और किसकी प्रेजेंस में, डाई ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब O2। और क्या है, परोक्साइड इनिशिएटर, वो तो हम ले रहे हैं एडिशन पॉलीमर जो अभी भी पड़ा है। तो ऐसे क्या बन जाता है बच्चों, लो डेंसिटी पॉलीथीन बन जाती है, और रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है, और ये भी आपको पता है कि ये हाईली ब्रांच्ड है, तभी ये लो डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी पैकिंग नहीं हो पाती। क्योंकि अभी आप देखना, और एक ये आप देखेंगे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है वो केमिकली इनर्ट होती है, और कैसी होती है बच्चों, टफ होती है। लो डेंसिटी पॉलीथीन केमिकली इनर्ट होगी, और कैसी होगी, टफ होगी। और किस नेचर की रहेगी, फ्लेक्सिबल भी होगी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो इसी वजह से इसको जो वायर होती है ना, उसके ऊपर जो इंसुलेशन के जो वो आता है, उसके लिए भी काम आता है। वायर के ऊपर जो कवर होते हैं इंसुलेशन के लिए, उसमें भी जो एलडीपी है उसका यूज किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, केमिकली इनर्ट है, एलडीपी केमिकली इनर्ट होती है। वायर के उससे फंक्शन याद रख लो भाई, वायर के ऊपर वो जो लगाया गया है वो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, तो केमिकली इनर्ट रहेगी, टफ रहेगी, फ्लेक्सिबल नेचर की रहेगी, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। फिर बात आ जाती है लो हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन से होता है, इथीन का ही होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो किसको लिया जाता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन को लिया जाता है। पर अच्छी बात और जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि यहाँ पे मतलब इस ब्रांचिंग को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल तब हमने एडिशन की तब तो भाई वहां ब्रांचिंग आ गई और लो डेंसिटी पॉलीथीन बन गई। तो इस ब्रांचिंग को रोकने के लिए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जिसको जिगलर नाटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन को अगर लो डेंसिटी पॉलीथीन को अगर हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करना है तो कौन से कैटलिस्ट का यूज किया जाएगा, तो वो क्या है, जिगलर नाटा। और ये होता क्या है बच्चों, ये होता है एक तो टाइटेनियम का टेट्राक्लोराइड होगा, टाइटेनियम ये है टेट्राक्लोराइड, और क्या है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। क्या आप ये नहीं लिख सकते, ये एल्यूमिनियम है, और ट्राई इथाइल लिखना है, इथाइल C2H5, और ये थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है। तो इस टोटल को मिला करके एल्यूमिनियम का ये भी और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये जिगलर नाटा बोला जाता है। टेम्परेचर देख लो आप, और यहाँ प्रेशर देखो कितना कम लिया जाता है, वहां 1000 से 2000 एटीएम प्रेशर था, यहाँ से 6 और 7 एटमोस्फेरिक प्रेशर है बस। टेम्परेचर भी यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, वहां तो 570 तक जा रहा था। ठीक है, तो ये चीज आप कंडीशन क्या है ध्यान रखने वाले हैं। और यहाँ पे देखो बिल्कुल लीनियर है, और अगर लीनियर हो गया तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से जचा सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसको बोला जाएगा। और ये क्या है, लीनियर पॉलीमर है, क्योंकि वो ब्रांच था। लो वाला कैसा था, ब्रांच था, ये लीनियर पॉलीमर है। और यहाँ पे क्या होता है, ये भी केमिकली इनर्ट होगा, और पर ये ज्यादा हार्ड और टफ होने वाली है, कौन सी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये बकेट, बॉटल, डस्टबिन और ये जो सारा सब कुछ बनता है वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बनता है। अब यहाँ पे देख लो, टेफलॉन आपको पता है जो नॉन स्टिकी जो सरफेस होता है उसमें टेफलॉन का यूज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरो इथेन इसका मोनोमर है, और ये क्या हो जाएगा, टेफलॉन इसका पॉलीमर हो जाएगा। फिर जो मैंने अभी बताया था, पीएन, पोलो पोलो कह रहे हैं, पॉली एक्रोलो नाइट्राइल जिसको हम बोल रहे हैं, और लोन जिसको नाम दिया गया था। ठीक है, एक्रालाइन, ये 3 आपको नाम ध्यान रखने हैं। और ये स्ट्रक्चर कुछ इसकी रहेगी भाई, CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये CH, और यहाँ पे आ जाता है CN। ठीक है, इसको पॉलीमर इसका बना देना। पॉलीमर कैसे बनाना है, सिर्फ डबल बॉन्ड हटाओ, और ये CH, और यहाँ पे क्योंकि बॉन्डिंग तो रेडिकल तो यहाँ आएंगे ना बच्चों। ठीक है, तो CN को नीचे रखना, कहीं CN से पॉलीमराइजेशन करा दो, और यहाँ पे लगा देना N। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो ये नाम है, ये आपको ध्यान रखने कि इसका नाम और क्या क्या है, एक्राइलिन और ओरलोन, ठीक है। फिर बात आ जाती है आपके पास जो कंडेंसेशन पॉलीमर जिसकी हम बात कर रहे थे। कंडेंसेशन पॉलीमर में, या देखो अभी अगर आप बात करें कि जो पॉलीमर आप पढ़ रहे थे उसमें होमोपॉलीमर कोपॉलीमर की बात आपको पढ़ाई गई थी, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो कंडेंसेशन पॉलीमर आपके पास आते हैं कि वो कैसे बनते हैं, या मैंने आपको बताया भी था कि उनमें छोटे मोटे पानी के जो मॉलिक्यूल हैं भाई वो, या CO2, ये सब कुछ उसमें से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब उसको तो बोलते थे चेन ग्रोथ, एडिशन वाले को तो नाम क्या दिया था, चेन ग्रोथ। इसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ। कंडेंसेशन वाले को क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेप ग्रोथ, और उसको एडिशन वाले को बोला था हमने चेन ग्रोथ। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल ले रखा है हमने किसका, टेरिलीन, या जिसको आप डेक्रोन बोलते हो, क्या है, टेरिलीन या फिर डेक्रोन बोला जाता है। इसमें आपने क्या लिया है, पहली बात तो हमने इथाइलिन ग्लाइकोल को लिया है, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल को लिया गया है, और यहाँ पे टेरिथैलिक एसिड को लिया गया है। टेरिथैलिक मतलब कि आप दोनों पोजीशन पे, अगर आप यहाँ पे ये बेंजीन बना रहे हैं, इस पोजीशन पे न्यूक्लियर और पैरा पोजीशन पे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो ये टेरिथैलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको अल्कोहल और जो आपके पास कार्बोक्सिलिक जो पार्ट है, क्योंकि आप इसकी बॉन्डिंग इसके साथ कराने वाले हैं, तो इस पार्ट को और एक बार इसको दिखा रहे हैं बस, ठीक है, और तो आप समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो समझा देंगे बच्चों। ये देखो ये OH है ना, और यहाँ पे दूसरा ये CH2 और ये OH, इसका कार्बोक्सिलिक पार्ट लिख दूं, ठीक है, या तो ये लिख देते हैं भाई ये कार्बोक्सिलिक ऐसे, और ये आपके पास CO और ये OH। क्या निकालना है, पानी निकाल दो, क्योंकि ये भी तो कार्बोक्सिलिक का भी तो यहाँ OH होता है और यहाँ अल्कोहल का OH है, क्या निकाल देना, पानी बाहर निकाल दो। तो बॉन्डिंग भी तो देखो ना, ये ऑक्सीजन वाली ही तो बची, और ये यहाँ पे भी देखो क्योंकि पानी बाहर निकल गया। यही तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है कि वहां से छोटे मोटे मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। छोटे मोटे मतलब जैसे अपने पानी का हो गया, CO2 हो गया, या फिर हाइड्रोजन हो गया, अल्कोहल हो गया, या क्लोरीन के आयन हो गए, ये सब कुछ क्या है वहां से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थे कंडेंसेशन पॉलीमर या पॉलीमराइजेशन जिसको आप बोलते हैं। बोलो बच्चों, ठीक है, डन है। या इसमें नाइलॉन 6 भी आ जाता है अपना, तब आप पॉलीमर पढ़ते हैं तो, ठीक है। जैसे ही नाइलॉन 6 ये आ गया यहाँ पे, याद करते ही नाइलॉन 6 में क्या होता है, आप किस किस को यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो, अगर आपको या तो पॉलीमर दिया जाता है, उसका मोनोमर बताओ, मोनोमर दिया जाता है, पॉलीमर का नाम बताओ, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। इसमें किसको लिया लोगे, मतलब आपका जो मोनोमर होगा नाइलॉन 6 का, वो क्या होने वाला है, वो होता है बच्चों एक तो हेक्सा मिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। ये क्या है, एडिपिक एसिड है। कार्बन 6 ही 6 है, क्यों लिया गया है, देखो एक कार्बन, 4 यहाँ पे ये रहे और एक ये 6, ठीक है, और यहाँ पे भी 6 कार्बन है, ये देखो, तो इसीलिए नाइलॉन 6 इसको बोला गया है। बोलो समझ में आ रहा है ना। तो नाइलॉन 6 इसमें भी सेम बॉन्डिंग है, क्योंकि आप कार्बोक्सिलिक पार्ट और जो NH2 पार्ट है, यहाँ से आप क्या निकाल देंगे, पानी बाहर निकाल देंगे, ये H, एक H यहाँ से और OH यहाँ से, H2O बाहर निकल जाएगा। बॉन्डिंग देखो, ये सिर्फ क्या बची, NH जो कि यहाँ पे बच जाएगा, और ये CO, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया, समझ में आनी भी चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन्होंने ये कैटेगरी भी पूछ ली जाती है भाई ये पोलियमाइड है कि नहीं है। देखो क्या आप इसको अमाइड बॉन्डिंग नहीं बोलते हो, ये जो बॉन्डिंग हुई है CO NH, ये अमाइड ही तो है, ये अमाइड ही तो है। आप अमाइड इसको बोलते हो भाई CO NH2, तो ये पोलियमाइड्स हैं। क्या है बच्चों, ये पोलीअमाइड्स हैं, जिसमें नाइलॉन 6 का एग्जाम्पल आपने लिया, या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल जो लेंगे नाइलॉन 6 का लेंगे, जो मैंने किस में बताया था आपको, कंडेंसेशन के होमोपॉलीमर में एग्जाम्पल दिया था। ये भी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। कैप्रोलैक्टम है, तो नाइलॉन 6 का आपसे क्या पूछ लिया जाता है, मोनोमर पूछ लिया जाता है। नाइलॉन 6 का मोनोमर
मोनोमर बोल रहे हैं, मोनोमर बताओ, कैप्रोलैक्टम उसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर कुछ आप ध्यान रखेंगे, और इसको फिर क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है, और ये नाइलॉन 6 बन जाता है। कहाँ से ब्रेक डाउन होगा, आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। देखो CO अलग हो गया, और ये NH2 अलग हो गया। कार्बन आप गिन लेना बिल्कुल, 1 2 3 4 और ये 5, और एक ये है CO वाला 6, और एक NH यहाँ पे है, ठीक है। कैप्रोलैक्टम, तभी तो क्या बोला गया है, नाइलॉन 6 है ना, 6 कार्बन हो गए ना, तो क्या बोला गया, नाइलॉन 6 इसको नाम दिया गया है। CH2 तो 5 हो गए, एक CO हो गया और एक NH हो गया, तभी एक तो क्या है, एक तो हो गया पोलीअमाइड, क्योंकि अमाइड बॉन्डिंग है, और एक 6 कार्बन है, तो इसी वजह से नाइलॉन 6 नाम दिया गया है, ठीक है। फिर आपको ये जो बेकेलाइट वाला है, जो कि मतलब इसकी यूनिट जो होती है, बेकेलाइट की यूनिट क्या होती है, नोवलेक होती है, ठीक है। ये इसका मोनोमर होता है, बेकेलाइट का मोनोमर नोवलेक होता है। पर वैसे नोवलेक का भी मतलब मोनोमर पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड प्लस में फिनोल से क्या बनता है बच्चों, नोवलेक बनता है, ठीक है, जो पेंट में यूज होता है, ठीक है। ये आपने फिनोल लिया, फॉर्मेल्डिहाइड, ये कुछ आप फिनोल मतलब ऐसे दिखा देंगे, और यहाँ पे एक H होता है ना, और फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं आप, ये रहा आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब ये देखो कि आप जो CH2OH है, एक बार बेंजीन को बना लें, 1 मिनट, आप कुछ ऐसे दिखा सकते हैं बच्चों, फिर मैंने वही कर दिया, ये OH इसका तो कुछ होना नहीं है। जो आपके पास कार्बोनिल पार्ट होते हैं वो ऐसे रिएक्शन करते हैं, भाई ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब मान लो ये जो, अगर आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, मतलब ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आए यहाँ पे, यहाँ आ गया नेगेटिव, नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड कहाँ गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये OH, और यहाँ पे कार्बन पे अटैक हुआ है, कितने हाइड्रोजन हैं, ये 2, और ये O पे नेगेटिव, यहाँ पे जो एक H था, क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म नहीं हो सकती है, यहाँ पे एक H रहा होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, भाई तू डबल बॉन्ड जरूर ले, एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, कंपाउंड खत्म हो जाएगा, ये H जाएगा, H पॉजिटिव फॉर्म में नेगेटिव ऑक्सीजन के है, यहाँ पे आ जाएगा, इसी वजह से CH2OH यहाँ पे आया है, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, और फिर दूसरी ऑर्थो पे भी आ जाएगा, ये कुछ ऐसा। फिर इसका पॉलीमर देखने को मिलेगा आपको, पॉलीमर कैसे, कि भाई यहाँ से भी, क्योंकि आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इसको भी, ठीक है। फिर आप इसकी पॉलीमराइजेशन कर देते हैं बच्चों, तो आपके पास ये आ जाएगा जिसको नोवलेक बोलते हैं। तो नोवलेक का आपको पता लग गया, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। नोवलेक को भी अगर आप कंबाइन कर देते हैं आपस में, देखो ये यूनिट थी, ये यूनिट थी, इसकी भी पॉलीमराइजेशन अगर होती है, ठीक है, यहाँ पे भी CH2, इधर CH2 और यहाँ पे भी, तो ये ऑल ओवर क्या बन जाता है, बेकेलाइट बन जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर है मेलेमाइन, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बोला जाता है। मेलेमाइन में एक तो नॉर्मल आप क्या बोल देते हैं, मेलेमाइन इसकी यूनिट होगी और फॉर्मेल्डिहाइड होगी, और पॉलीमर को मेलेमाइन पॉलीमर बोला जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मेलेमाइन पॉलीमर का, जिसको आप क्रोकरी और इसमें यूज करते हैं मेलेमाइन पॉलीमर को, तो मेलेमाइन पॉलीमर का मोनोमर कौन कौन सा है, तो मेलेमाइन प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड, 2 मोनोमर आपको मिलेंगे। तो ऐसी शक्ल इसकी है, देखो यहाँ पे एक कार्बन हो जाएगा, एक मतलब छोड़ करके, फिर आपके 3 क्या हो जाते हैं बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जिस पे भी बीच में नाइट्रोजन नहीं है, वहां NH2 लगा देना और डबल बॉन्ड लगा देना, जैसे आप बेंजीन में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ, एक सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पे, ठीक है। ये मेलेमाइन हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, इसी का फिर पॉलीमर करके जो अभी चीज सिखाई थी वही फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पे भी करनी है सेम, तभी CH2OH आएगा, तो ये इसका पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर आपको ये बताया था बुना S और बुना N। बुना S में क्या बताया था, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, बुना S में ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, तो ये यहाँ पे इसका पॉलीमर बन जाएगा, ये ध्यान रखने, मोनोमर, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिर जो मेन क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, वो है नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर और वल्कनाइज्ड रबर का। नेचुरल रबर पहली बात तो बच्चों सिस फॉर्म में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
आइसोप्रीन आप सबको पता है कि जो मोनोमर होता है नेचुरल रबर का, आइसोप्रीन आप उसको बोलते हैं, और जो पॉलीमर जो बनता है आप उसको क्या बोल देते हैं बच्चों, उसका सिस पॉली आइसोप्रीन आप उसको बोलते हैं, सिस फॉर्म। अगर आइसोप्रीन के ट्रांसफॉर्म को अगर आप देखते हैं तो उसको गुट्टा पर्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर नेचुरल रबर जो होती है वो सिस फॉर्म में होती है, नेचुरल रबर सिस फॉर्म में होती है, और ये आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन की सिस फॉर्म नेचुरल पॉलीमर है। और अगर अगर बच्चों इसको ट्रांसफॉर्म में ले लोगे, इस चीज को ट्रांसफॉर्म में ले लोगे, तो उसको गुट्टा पर्चा बोला जाता है, जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। अभी हम पढ़ेंगे जो अपना फाइबर, इलास्टोमर, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। आइसोप्रिन नेचुरल रबर का मोनोमर है, और इसका पॉलीमर क्या हो जाएगा? सिस पॉली आइसोप्रिन। ठीक है, नेचुरल रबर है जो कि सिस फॉर्म में होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। फिर आपको ये पता होना चाहिए वल्कनाइजेशन क्या होता है। तब सल्फर की एडिशन हो जाती है, 5% सल्फर डाला जाता है, उसको वल्कनाइजेशन, जो कि मैंने सेमी सिंथेटिक में आपको पढ़ाया। देखो नेचुरल रबर क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है किस पे? हाई टेम्परेचर पे। बढ़ा दोगे टेम्परेचर तो सॉफ्ट हो जाती है, और अगर आप क्या कर देते हो कि लो टेम्परेचर कर देते हो तो ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल मतलब टुकड़ों में टूट जाएगी अगर लो टेम्परेचर फ्रीज कर दिया जाता है तो। और फिर उसकी हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी हो जाती है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाती है? वो वहां पे सॉल्युबल होती है। ठीक है, और एक क्या होती है? नॉन रेजिस्टेंस, कोई अटैक उसके ऊपर नहीं होता। तो उस सारी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए वहां पे क्या है? सल्फर की एडिशन की गई थी, जिसको आप क्या बोलते हो? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हो, जिसमें मैंने बताया 5% ऑफ क्या मिलाया जाता है? वहां पे सल्फर ऐड किया जाता है। ठीक है, फिर आपके पास सिंथेटिक रबर। बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं नॉर्मल जो अपनी नेचुरल रबर है और सिंथेटिक रबर है, क्योंकि उसका हमेशा वो मोनोमर या पॉलीमर गलत करके ही करके आते हैं। ठीक है, नियोप्रिन को आप सिंथेटिक रबर बोलते हो, और ये इसका पॉलीमर का नाम है, ध्यान रखिएगा। और इसका मोनोमर का नाम है क्लोरोप्रिन, और ये शक्ल जरूर याद रखनी है। देखो नेचुरल रबर में और सिंथेटिक में क्या फर्क है? यहाँ पे क्लोरीन आता है ना, नेचुरल में यहाँ पे CH3 आता है। नेचुरल वाली में यहाँ CH3 आता है, और अपनी जो क्या है सिंथेटिक वाली है उसमें यहाँ पे Cl आता है। तभी इसका क्लोरोप्रिन है, और इसका पॉलीमर क्या हो जाता है बच्चों? नियोप्रिन हो जाता है। बुनाएस पड़ी थी, बुनाएन में क्या हो जाएगा कि ब्यूटाडाइन, ये तो यही से ही बता रहा है, ब्यूटाडाइन, और एन से है एक्रोनाइट्राइल, ये चीज हो जाती है। फिर बुना एन इसका क्या बन जाता है बच्चों? पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, फिर आपको पता होने चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं, जिसमें एक तो नाइलॉन 26 होता है बच्चों। क्या होता है? नाइलॉन 26 होता है, जिसमें एक तो जो क्या है? ग्लाइसिन है। क्या हो जाता है? ग्लाइसिन जो हो जाता है, एक तो वो मोनोमर रहता है, और जो अमीनो कैप्रोइक एसिड होता है, अमीनो कैप्रोइक एसिड है, ध्यान रखिएगा, अमीनो कैप्रोइक एसिड है, ये दोनों क्या रहते हैं? इसके मोनोमर रहते हैं। कौन कौन? नाइलॉन 2 से तो किसको याद रखो? ग्लाइसिन, क्योंकि दो ही कार्बन है। ठीक है, ग्लाइसिन इसको बोलते हैं ना, ग्लाइसिन हो गया। और 6 में ये कार्बन है अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल कैसा है? ये पॉलीमर है। ठीक है, और कौन सा है जिसको PHBV आप बोलते हो? PHBV। ठीक है, नाम क्या है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। फिर आप बोलोगे पॉली, देखो दो इसमें आ रहे हैं, एक तो बी आ रहा है और एक आ रहा है वी। बी है ब्यूटायरेट से, वी है वेलरेट से, ध्यान रखेंगे, बी है ब्यूटायरेट से, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी दो बार आएगा। पहले उन्होंने लिख दिया PHBV, पॉली ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, फिर लिखोगे बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, दो चीजें आ गई हैं, ये ब्यूटायरेट के लिए, वेलरेट के लिए है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिख दी गई है कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और ये है अपना पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये बन जाता है PHBV। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, एक बार आपको पढ़ा दिया जाए कौन सा, जो अपने पास थर्मोसेटिंग, फाइबर और ये जो सारी चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको किसके बारे में पता होना चाहिए बच्चों? इलास्टोमर के बारे में पता होना चाहिए कि इलास्टोमर क्या है। थर्मोसेटिंग के बारे में जैसे आपने सुना होगा, या थर्मोप्लास्टिक के बारे में आपने सुना होगा। देखो सबसे ज्यादा जो फोर्सेस होती है, फोर्सेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। जो मैंने किसके बारे में बताया आपको, जो फोर्सेस के बेसिस पे पॉलीमर को कैटेगराइज किया गया है। जैसे
इलास्टोमर है सबसे पहले, जिसमें कौन आता है, नेचुरल रबर आती है, वल्कनाइज्ड रबर आती है, बुना एन आता है, बुना एस आता है, और अपनी सिंथेटिक रबर आती है। ठीक है, सारी रबर इलास्टोमर में आती हैं। ठीक है, और सबसे कम फोर्सेस, जो वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, जो फोर्सेस होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो किस में होती हैं, इलास्टोमर में होती हैं। किस में होती हैं बच्चों, इलास्टोमर में सबसे कम फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं। एग्जांपल मैंने क्या क्या बताया, नेचुरल रबर, वल्कनाइज्ड रबर, नियोप्रिन जो कि अपनी सिंथेटिक रबर है, और अपने पास बुना एन और बुना एस, ये भी दोनों रबर हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। सबसे ज्यादा ये तो है सबसे वीक फोर्सेस जिसमें है इलास्टोमर। ठीक है ना। अगर आप सबसे ज्यादा फोर्सेस की बात करें तो होती हैं थर्मोसेटिंग में। किस में होती है, थर्मोसेटिंग वाले में होती है। और थर्मोसेटिंग का एग्जांपल कौन है, बेकेलाइट। कौन है बच्चों, बेकेलाइट। बेकेलाइट पढ़ा था ना हमने, बेकेलाइट उसमें हो जाता है। बेकेलाइट में क्या आता है, बेकेलाइट में आता है जैसे जो अपने ये स्विच बोर्ड होते हैं ना, उस वो जो प्लास्टिक है वो बेकेलाइट है। ठीक है, और एग्जांपल है मेलेमाइन। मेलेमाइन वाला पॉलीमर आप समझ गए होंगे। मेलेमाइन जो है क्रोकरी वाला जिसमें है। एक हो जाता है अपना यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये किस में आ जाते हैं बच्चों, थर्मोसेटिंग में। ठीक है, फिर तीसरा आ जाता है बच्चों, जिसमें आप क्या बात करते हैं कि फाइबर जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइबर जिसको आप बोलते हैं। फाइबर वाला उसमें क्या है बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। पहला और आखिरी तो मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा है सेटिंग वाले में, थर्मो सेटिंग में, क्योंकि वो सेट हो चुका है भाई, बहुत ज्यादा फोर्सेस हैं। अट्रैक्शन जिसमें बहुत ज्यादा होगी वही तो सेट होगा ना। बात समझ रहे हो ना। थर्मोसेटिंग सबसे ज्यादा फोर्सेस, सबसे वीक है इलास्टोमर में। मर भाई तो दूर जा, इलास्टोमर में। फिर हम बात कर रहे हैं फाइबर की, जहां पे हाई जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो होती है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे जो जितने पोलियमाइड्स है ना, पोलियमाइड में कौन आया था, पढ़ा था हमने अमाइड वाला, नाइलोन 6 वाला, ये पोलियमाइड है। और क्या था पढ़ा, पोली एस्टर्स, जिसमें टेरिलीन को पढ़ा था। ठीक है, किसको पढ़ा, टेरिलीन को पढ़ा। यहाँ पे आपने एक तो जो भी यहाँ पे बनेगा उनका क्रिस्टलाइन नेचर यहाँ पे होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस यहाँ पे होती हैं, बिल्कुल है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में जिसमें आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी आपको यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मतलब आपका बीच में जो आ जाता है सबसे ज्यादा थर्मोसेटिंग, फिर फाइबर, फिर आ जाता है थर्मोप्लास्टिक। क्या आ जाता है बच्चों, थर्मोप्लास्टिक आ जाता है। और थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये अभी जो बताया था, पोली स्टाइरीन, जिसमें आपके पास क्या आ जाता है, पोलीथीन आ जाता है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड आ जाता है। किसका, थर्मोप्लास्टिक का। सबसे ज्यादा पता लग गया आपके पास थर्मोसेटिंग, फिर आपके पास है फाइबर, फिर है थर्मोप्लास्टिक, और सबसे कम है इलास्टोमर। थर्मोप्लास्टिक का अभी बताया मैंने, जिसमें पोलीस्टाइरीन आ गया, और आपके पास पीवीसी आ गया, और आप पॉलीथीन जो है। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात। तो ये था फोर्सेस के बेस पे जब आपने क्या है इनको कैटेगराइज्ड किया है। अब ध्यान से सुनना, अब जो आपका बीएससी या उससे आगे जो सिस्टम है, ठीक है, उसका आपको पढ़ाया जा रहा है, ये भी आप कुछ ध्यान रखेंगे। जैसे ये तो आपने पोली, जैसे आपने इथीन पढ़ा था, ये पोलीप्रीन है। ठीक है, ठीक है ना, प्रोपीन से आप लगा सकते हो ना। फिर पोलिस्टाइरीन ये भी पढ़ लिया, पीवीसी आपने पढ़ लिया, पोलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, इसे आप ध्यान रखेंगे। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का मोनोमर यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ग्लाइप्टल में क्या आ जाता है, ये नाम में भी है वैसे, ये GL लिया गया है ग्लाइकोल से, और ये जो PTL लिखा लिया गया है ये थैलिक एसिड से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, एक था टेरिथैलिक एसिड। बात समझ में, टेरिथैलिक में हो जाता है कि पीएच पे यहाँ COH और एक पैरा पोजीशन पे। और थैलिक एसिड में देखो यहाँ पे है एक इस पोजीशन पे, एक उसके बिल्कुल बगल वाली पोजीशन पे, ये थैलिक एसिड हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बेकेलाइट में फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड ये इसके हो जाएंगे। और अगर नॉवलेक है तो नॉवलेक भी उसका मोनोमर माना जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके आगे आपको पढ़ाते हैं जो कि बीएससी और उसके लिए है। ठीक है, लिख दें, एक मिनट बच्चों, क्या क्या खुला हुआ है, एक यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, कई बार स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से भी पॉलीमर को कैटेगराइज किया गया है। एक को बोलते हैं आइसोटैक्टिक, क्या बोलते हैं, आइसो
टेक्टिक, एक को बोलते हैं एटेक्टिक, एक को बोलते हैं सिनडायोटेक्टिक, सिनडायोटेक्टिक, सिनडायोटेक्टिक। आइसो में क्या हो जाता है कि भाई यहाँ पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी वो सारे उसकी, जहाँ पे मान लो ऐसे ऐसे पूरा वो बना हुआ है, तो यहाँ पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो क्या रहेगी, बिल्कुल सबकी सेम रहने वाली है। ठीक है भाई, ये आर है, डैश में एच है, स्टीरियो केमिस्ट्री सेम रहेगी, मतलब आर है तो आर रहेगा, एस है तो एस ही रहेगा, सबकी सेम रहने वाली, ये आइसोटेक्टिक है। ठीक है, ए टेक्टिक में क्या है बच्चों कि यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि रैंडम है, कोई फिक्स नहीं है, कोई भी फिक्स नहीं है कि भाई अगर आर ही है, हो सकता है कि पहले वाले कार्बन पे आर हो, फिर एस आ जाए, फिर एकदम से फिर एस आ जाए, फिर आर हो जाए, एस हो जाए, आर एस, कुछ भी हो सकता है, मतलब रैंडम हो है, कोई एक सिमेट्री नहीं बनती है, बात समझ के। फिर है सिन डायोटेक्टिक, सिन डायोटेक्टिक में क्या है कि एक आप क्या बनेंगे, एक अरेंजमेंट बनेगी प्रॉपर। ठीक है, क्या बनेगी बच्चों, वहां पे एक अरेंजमेंट बनने वाली है कि भाई ठीक है, पहले दो का तो आर है, फिर दो की एस आ गई, फिर दो की आर आ गई, या फिर ऐसे हो सकता है एक की आर है, एक की एस है, एक की आर है, एक की एस है। ये किसमें, आर एस वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये तो, हाँ ये चीज हो सकती है बच्चों, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये था ना कि सबकी या तो आर मिलेगी या तो सबकी एस मिलेगी। ठीक है, सिन डायोटेक्टिक में क्या होगी, या तो दो की आर है, दो की एस है, दो की आर है, दो की एस है यहाँ पे, या फिर एक आर है, एक एस है, एक आर है, एक एस है। ठीक है, ये चीज भी हो सकती है। फिर आपसे जो दूसरा पोर्शन है यहाँ पे वो है जो मोलर मास है पॉलीमर्स का, वो कैसे आपको निकालना है। ठीक है, पहला जो है वो है नंबर एवरेज मोलर मास, ध्यान से सुनते जाना, नंबर एवरेज मोलर मास, ये लिख दें मोलर मास। इसको कैसे लिखा जाता है, एम के ऊपर बार लिखोगे और ये एन लिखोगे, क्योंकि नंबर एवरेज मोलर मास है, इसको लिखा जाता है, यहाँ समेशन लिखोगे। N1 ये है नंबर के लिए, ये क्या है बच्चों, नंबर को रिप्रेजेंट करता है, फिर लिखोगे आप M1। ठीक है, क्योंकि आप प्लस में फिर ये करते जाओगे ना, क्योंकि मान लो अभी समझाएंगे कि कैसे कैसे लिखा जा सकता है, और नीचे लिख दोगे आप, इसको प्लस को अभी हटा दो, यहाँ पे लिख दोगे समेशन नंबर ऑफ, जितने भी वहां पे क्या होंगे आपके मोनोमर होंगे, मान लो पॉलीमर बना है 10 मोनोमर को मिला के, तो यहाँ पे आप 10 वैल्यू लिखोगे, भाई 50 मोनोमर थे उससे एक पॉलीमर बना है, तो वो ये n नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे अभी इसको बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। मान लो आपने 3 मोनोमर लिए हैं। ठीक है बच्चों, एक पहला मोनोमर है, एक दूसरा है और एक तीसरा है। उस पॉलीमर में पहले वाला 10% है, दूसरे वाला 20% है, और ये 40% है, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, वो आपको नंबर दिखाएगा, ये वाली चीज। तो अगर परसेंटेज है तो सीधा परसेंटेज लिख देना, नंबर दे रखा है तो नंबर लिख देना, ये वाली चीज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है तो नंबर लिख देना, परसेंटेज है तो यहाँ पे परसेंटेज लिख देना, दोनों चीज नहीं मिलेंगी। ठीक है, वैसे ही नंबर है और इनका मास दिया हुआ मिलेगा आपको कि भाई ये आप जो, भाई किसी का 20,000 होगा, किसी का 40,000 होगा, किसी का 60,000 होगा, तो वो आप लिखेंगे, क्योंकि आप फिर क्या करते जाएंगे कि भाई N1 मान लीजिए यहाँ पे ये 10 मॉलिक्यूल हैं, इसके कितने हैं 10%, मतलब हमने बोल लिया कि 10 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और मास इसका कितना हो जाएगा, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई, वैसे एक एग्जांपल, क्योंकि मोनो जो अपने पॉलीमर होते हैं उनका मास बहुत ज्यादा होता है, या मोनोमर है बड़ी यूनिट क्योंकि होती है, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया कि भाई यहाँ पे कितना है आपके पास 10,000 है। ठीक है, इतना हो गया। फिर दूसरा आएगा, भाई वो कितना परसेंट है, वो 20 है। ठीक है, मास कितना है उसका, वो मान लिए 20,000 मान लिया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके, और नीचे टोटल नंबर की भाई कितने हैं, भाई एक 10 है, एक 20 है और एक 40 है, उनको टोटल करके यहाँ लिख देना, वो इनका नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यह है नंबर एवरेज मोलर मास, और इसको ओस्मोमेट्री से मेजर किया जाता है, किससे, ओस्मोमेट्री से, ओस्मोमेट्री से इसको मेजर किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला भी और जो चीज मैंने बताई है ये भी ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है बच्चों वेट एवरेज मोलर मास, उसको लिखते हो आप MW से। वेट एवरेज मोलर वो नंबर था, ये वेट है, ये वेट एवरेज मोलर मास, इसको लिखते हो। अब देखो सेम है वैसे तो,
यहाँ पे समेशन लिखोगे, यहाँ पे नंबर लिखोगे, ठीक है। ये बड़ा, दोनों छोटे ही रखना बच्चों, क्योंकि नहीं तो अलग अलग लगेगा, n, और यहाँ मास का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आप नंबर ही रखोगे और मास भी रखोगे, ठीक है। ठीक है, n m का स्क्वायर n m, ठीक है। ये लाइट स्कैटरिंग से इसको मेजर किया जाता है, किससे? लाइट स्कैटरिंग से। प्रोसेस सेम है बिल्कुल, वही करोगे। यहाँ पे n है, बस यहाँ पे मास का स्क्वायर कर दोगे, अगर आपसे मास जो वेट एवरेज मोलर मास पूछा गया है तो, ठीक है। फिर z एवरेज मास है बच्चों, क्या है? z एवरेज मोलर मास, इसको लिखा जाता है समेशन, क्योंकि वही आप जोड़ जोड़ के लिखोगे तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये नंबर यहाँ पे मास का क्यूब हो जाता है, नीचे क्या लिखोगे? देखो m स्क्वायर, सिंपल है। यहाँ पे पहले में तो ऊपर में हमने क्या लिख दिया था? n m1, और नीचे था n। फिर हमने क्या लिख दिया दूसरे वाले में, जो वेट एवरेज मोलर मास था? n m का स्क्वायर, और नीचे आ गया था n m, और अब क्या हो गया? n m क्यूब, और ये नंबर, और ये मास का स्क्वायर, ठीक है। ये किया जाता है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रिया से, ठीक है। ये था लाइट स्कैटरिंग से, और जो जेड एवरेज मोलर मास है ये किससे किया जाता है? सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रिया से, ठीक है बच्चों, लिख लोगे ना, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रिया से। फिर जो नेक्स्ट होता है वो होता है विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, जिसको एम वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एम जेड से किया जाता है, इसको एम वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको लिखते हो आप समेशन नंबर यहाँ पे, और ये मोलर मास, और बाय में ये समेशन लिखोगे, n1 लिखोगे, m1 लिखोगे, यहाँ पे यहाँ पावर होती है बच्चों इस किसकी, जो m है इसकी 1 प्लस में अल्फा, और इस पूरे की भी क्या होती है? पावर होती है 1 बाय अल्फा, 1 बाय अल्फा, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है mv को, विस्कोमेट्री से इसको मतलब क्या है, मेजर किया जाता है इस मास को, विस्कोमेट्री। तो जो मेजर करने का तरीका है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है बच्चों एक डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसको आप क्या बोलते हो? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, लिख लेना, ठीक है। ये पी से सिंपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको। इसमें क्या है कि आप कैसे इसको लिखते हैं? इसको लिखते हैं आप कि मास ऑफ द पॉलीमर और मास ऑफ द मोनोमर, बस यही है। यहाँ पे लिख देते हो मास ऑफ पॉलीमर, और यहाँ पे नीचे हो जाता है बाय में मास ऑफ मोनोमर। यही क्या है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसको कैपिटल एम लिख देते हो और नीचे स्मॉल एम लिख देते हो, यही डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। फिर है जो डिस्पर्सिटी, जिसको बोला जाता है डिस्पर्सिटी, ठीक है, जिसमें मोनो डिस्पर्सिटी होता है, या फिर पॉली, या तो मोनो डिस्पर्स्ड बोल सकते हो या फिर पॉली डिस्पर्स्ड बोल सकते हो। उसमें क्या है बच्चों कि मान लो एक पॉलीमर आपने बनाया, उसमें एक ही मतलब तरीके का पॉलीमर है, ठीक है, एक ही तरीके का, एक ही साइज का पॉलीमर है, तो वो मोनो डिस्पर्स्ड है। और अगर क्या है, अलग अलग तरीके, अलग अलग साइज के मोनोमर आपने यूज किए हैं एक पॉलीमर में, तो वो हो जाता है पॉली डिस्पर्स्ड, ठीक है। पॉली मतलब अलग अलग, मल्टीपल चीजें उसमें कंबाइंड हैं, तो वो पॉली डिस्पर्स्ड हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आप मोनो डिस्पर्स्ड की बात करते हैं तो यहाँ एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एन होता है, किसमें? मोनो डिस्पर्स्ड में। ये जो वेट एवरेज मास है और जो ये नंबर एवरेज मास है, ये दोनों आपस में यहाँ क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। बोलो बात आई है या नहीं आई आपको समझ में? ठीक है, वो चीज भी आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए थे भाई, एक 10% था, एक 20 था, एक 40 था, तो नीचे जो भी नंबर लिखोगे इनका टोटल करके लिखोगे, वो नंबर है, ठीक है ना। और मैंने जोड़ना और वो सब कुछ आपको बता ही दिया। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि अगर मोनो डिस्पर्स्ड है तो एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एन होता है। पोली डिस्पर्स्ड में क्या होता है बच्चों? जो एम डब्ल्यू है, जो वेट एवरेज मोलर मास है, वो ज्यादा होता है कंपेरिजन टू एम एन, क्योंकि वहां पे स्क्वायर भी आता है, ये भी ध्यान रखो, तो वो ज्यादा होगा पोली डिस्पर्स्ड में। ठीक है, बात समझ में आई? फिर जो एम जेड है, क्या बच्चों? जो एम जेड है, जेड एवरेज मोलर मास जिसको हमने बोला था, इसमें जो अल्फा हमने लिया है उसकी रेंज होती है 0.5 टू 1 तक, ठीक है। 0.5 वैल्यू होगी, 0.5 से लेके 1 तक होगी। अगर अल्फा की वैल्यू 1 कर दी जाए, अल्फा की वैल्यू एमजेड में 1 कर दी जाए, तो वहां पे जो
अभी हमने पढ़ा था कि mv जो हो जाएगा वो mw के बराबर हो जाएगा। अभी पढ़ा था ना, जिसको विस्कोमेट्री से हमने मेजर किया था, तो उसको आप क्या बोल देते हो, mv, ये वाला। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर, mv इज इक्वल टू mw के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ही वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 1 हो जाती है। ठीक है, अब मोनोडिस्पर्स्ड में जो भी मोनोडिस्पर्स्ड पॉलीमर होते हैं वहां पे mn इज इक्वल टू mv इज इक्वल टू mw इज इक्वल टू mz, ये मास आपस में बराबर होते हैं अगर मोनोडिस्पर्स्ड पॉलीमर है तो। अगर बच्चों पॉलीडिस्पर्स्ड है, क्या है बच्चों, पॉलीडिस्पर्स्ड है, तो जो मास होगा सबसे कम mn का, फिर mw का, फिर mz का, और सबसे ज्यादा जो हो जाएगा वो अपना mv का हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, या एक mz+1 भी होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो इनका मास आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब ये वो क्या हो जाती है, मतलब ऑर्डर हो जाता है, क्या बोले जा रहे हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। फिर जो होता है, एक होता है पॉली डिस्पर्स्ड इंडेक्स होता है, पीडीआई जिसको बोला जाता है, पॉली डिस्पर्स्ड इंडेक्स जिसको बोला जाता है, वो क्या होता है, mw/mn रेशो ये होती है, mw/mn। अगर आपके पास क्या है, पॉली डिस्पर्स्ड है, तो पीडीआई जो होगा, अगर ये बोल दिया भाई पीडीआई क्या है, mw/mn यहाँ पे ग्रेटर होगा 1 से, तो आप समझ जाना वहां पे ये क्या है, पोली डिस्पर्स्ड आपके पास पॉलीमर है। बात समझ में आई? और अगर ये क्या है, सेम है, मतलब 1 की वैल्यू आ रही है, 1 आ रहा है, mw/mn अगर 1 है, mw/mn अगर 1 है तो वो मोनो डिस्पर्स्ड है, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या है बच्चों, पॉली डिस्पर्स्ड है। तो ये क्वेश्चन आपसे पॉलीमर में पूछे जाते हैं। ठीक है, शायद आप सबको समझ में आ गया होगा।